गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी का फर्स्ट टॉपिक था, उसमें मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और उसके फंक्शंस के बारे में बताया था। एंड व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। देखिए एक्चुअली में कि हमारे देश में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन एक्चुअली में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, ये एक खुद में ही जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि भाई क्या देश में जो है वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए, क्या टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए या मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हमारा जो देश है यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो क्या ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ये क्या सभी देशों के लिए एफिशिएंट है? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि अगर वन पार्टी सिस्टम है तो क्या वो सभी देशों के लिए सही रहेगा? तो इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ये खुद में ही जो है बहुत ट्रिकी है ये क्वेश्चन जो है। तो इस टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि क्या वन पार्टी सिस्टम इज गुड, टू पार्टी सिस्टम इज गुड और मल्टी पार्टी सिस्टम इज गुड। ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। समझ आ रहा है ना? अब हमारे ही देश में देखिए 750 पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड है। आई एम नॉट सेइंग रिकॉग्नाइज्ड, आई एम सेइंग दिस वर्ड रजिस्टर्ड। 750 पार्टीज हैं जो हमारे देश में अभी रजिस्टर्ड हो रखी है। अब एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई पार्टीज को रजिस्टर्ड कौन करता है? तो पार्टीज को रजिस्टर्ड करते हैं हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है ये पार्टीज को रजिस्टर्ड करता है। ठीक, but not all these parties are serious contenders in the elections. Usually only a handful of parties are effectively in the race to win election and form the government. समझ आ रही है कि सारी पार्टी तो जीती नहीं। अगर आपसे ही पूछा जाए कि कौन सी पार्टी जो है, आपको भी जो है ना 750 पार्टीज अगर रजिस्टर्ड है ना, तो मुश्किल से 2 या 3 पार्टीज के नाम ही पता होंगे। मेनली पॉपुलर ही पार्टीज जो होती है 10-12 होती है, बाकी सारी पार्टीज को तो कोई जानता भी नहीं है। तो जो इफेक्टिव पार्टीज होती हैं जो कुछ गिनी चुनी पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो सिस्टम होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, मतलब जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है, एक से ज्यादा पार्टीज नहीं होती है। अब ये कोई आप उदाहरण दीजिए मुझे कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक ही पार्टी होती है? यस, चाइना। चाइना में सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो कि अलाउ है कि वो रूल कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता क्या एक्चुअली बेटे, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है जो वहां पर अगर किसी ने कोई पार्टी बनानी है ना, तो पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कम्युनिस्ट पार्टी से कि भाई हम बना लें। तो अब एक बात बताओ, अगर जिसने भी पार्टी बनानी है और उसने जो है कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी ही है, तो फिर एक्चुअली में क्या हुआ, किसका वहां पर रोल चला? तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही रोल चला। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? तो अगर एक ही पार्टी रहेगी देश में तो क्या वहां पर डेमोक्रेसी रहेगी? वहां पर तो एक तरीके से मोनार्की रहेगी ना। बेशक से आप इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में आपने एक ही पार्टी को अल्टीमेटली चूज करना है, या वो जो पार्टी है उसी के उसने जो दूसरी पार्टीज जो बनी है उस देश में, जैसे चाइना में ऐसा नहीं है कि जो है दूसरी पार्टीज नहीं है, दूसरी पार्टीज हैं, लेकिन उनको तभी वो एग्जिस्ट कर सकती हैं जब वो परमिशन ले लें कम्युनिस्ट पार्टी से कि भाई हमें जो है हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते। कम्युनिस्ट पार्टी अगर अलाउ कर देगी तो ठीक है, वो पार्टी जो है एग्जिस्ट करेगी चाइना में। तो अब लोग अगर वोट देने जाएंगे तो अल्टीमेटली किसको देने जा रहे हैं? एक कम्युनिस्ट पार्टी को ही देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर ये डेमोक्रेसी थोड़ी ना हुई, यहाँ पर तो क्या हो गई, यहाँ पर तो मोनार्की हो गई। अगर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट allow at least
two parties to compete in election and provide a free chance for the competing parties to come to power. ये समझ आई बात आपको कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है कम से कम दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए ताकि वो आपस में compete कर सके टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और जो भी पार्टी जीतेगी वो फिर सरकार बनाएगी। अब आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी दो देश को एग्जांपल दीजिए जहां पर जो है टू पार्टी सिस्टम होता है। तो अब आप इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां पर पार्टीज नहीं है और कोई पार्टीज ही नहीं है, सिर्फ टू ही पार्टीज है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, कंटेस्ट इलेक्शंस, जीतती भी हैं और कुछ सीट्स भी जीतती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी सीट्स की होती है, जो ज्यादातर जितने मतलब जो सीटें जीतती हैं पार्टीज, वो दो ही पार्टीज हैं। ऐसे दो उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। अब आपको लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि आप मुझे बताइए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में जो टू पार्टी सिस्टम मैंने आपको बताया है, यहाँ पर कौन सी दो मशहूर पार्टीज हैं जो पॉपुलर पार्टीज हैं। ठीक है, ये आपने, अब आपका ये क्वेश्चन का जो है आपका होमवर्क है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दो आपने पॉपुलर पार्टीज बतानी है और यूनाइटेड किंगडम की। ठीक, if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength, यानी कि जैसे कि अब अपने देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, मतलब कई सारी पार्टीज जो है वो पावर के लिए जो है कंपीट करती हैं आपस में, ठीक है ना, कंपटीशन होता है, then two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other, we call it as a multi-party system। ठीक है, फिर से मैं इस लाइन को रीड कर रही हूं कि जब more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength, या तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, यानी कि दो या दो से ज्यादा जो पार्टीज हैं वो मिलकर एक गठबंधन वाली सरकार बनाती है, दैट इज द कोलिशन गवर्नमेंट, या वो अलायंस बना लेती है, तो हम उस सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। अब ये अलायंस का बनाने का क्या मतलब होता क्या है बेटे, इलेक्शन से पहले ही या कुछ पार्टीज जो है ना, अभी इलेक्शन के बाद में आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, गठबंधन सरकार की कुछ छोटी छोटी पार्टीज ने मिलकर सरकार बना ली, या एक मेजर पार्टी मिल गई और बाकी छोटी पार्टीज मिल गई और उन्होंने सरकार का गठन किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे देश में ही देखिए, जैसे आपको नाम सुनाई देगा, न्यूज में भी आप बड़ी बार सुनते होंगे, एनडीए, यूपीए, लेफ्ट फ्रंट, तो ये क्या है, ये सब अलायंसेस हैं, मतलब कुछ पार्टीज जो हैं वो दे कम टुगेदर, वो आप मिल गई और उन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया, समझ आया, एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने ज्वाइन हैंड्स कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि दे वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, कि वो इलेक्शन में भाग कर सके और जीत के आ सके, तो एक ग्रुप बना लिया। वो जो अलायंस है, वो जो एक ग्रुप है, उसमें मोर देन टू पार्टीज है, मोर देन वन पार्टी आप कह लीजिए, और उन्होंने ग्रुप बना लिया तीन चार पार्टियों ने मिलकर। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance, या आप इसको फ्रंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो है इंडिया में, जैसे कि अभी मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, एनडीए का दिया, जिसको हम बोलते हैं, ये फुल फॉर्म में आ सकता है भाई, एक एक नंबर का क्वेश्चन, कि एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए का आ सकता है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एंड लेफ्ट फ्रंट, जिसमें फ्रंट वाली लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं। अभी मैं ये बताऊंगी लेफ्टिस्ट पार्टीज कौन सी होती हैं, राइटिस्ट, ये आपको आगे खुद पता चल जाएगा। ठीक है, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मेसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। At the same time, this system allow a variety of interest and opinion to enjoy political representation। देखिए, इसमें मेरिट भी दर्शाया जा रहा है और डीमेरिट भी दर्शाया जा रहा है। मेरिट क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम का,
इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे बनेगी। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, अगर एक पार्टी से ज्यादा, मोर देन वन पार्टी, और मतलब आप ये समझ लीजिए ज्यादा पार्टियों ने जो है मिलकर जो है सरकार का गठन किया, ठीक है ना, वो दे कम इन पावर जॉइंटली एंड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सपोज कीजिए एक तीन चार पार्टियों ने मिलकर जो है सरकार बनाई। अब एक पार्टी ने कुछ डिमांड रखी, बाकियों ने कहा नहीं हम तो ये फुलफिल नहीं कर सकते। अब वो पार्टी कहेगी ठीक है, मैं तो अपना जो मैंने तुम्हें समर्थन दिया ना, मैं तो वापस ले रहा हूँ। अब जैसे ही वो वापस लेगा तो जो रनिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसकी तो सीट्स कम हो जाएंगी, और जैसे ही उसकी सीट कम हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। तो कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर से इलेक्शन होने पड़ेंगे, है ना। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो क्या होता है, एक मेजर पार्टी होती है और बाकी छोटी छोटी पार्टीज होती है जिनको हम स्टेट पार्टीज कहते हैं। वो सभी जो है उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जब वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उन्हें, तो वो सभी जो है अपने अपने समुदाय के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए वर्क कर पाएंगे। तो डिमेरिट भी है और उसका नुकसान भी है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ये जो क्वेश्चन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि भाई कौन सा पार्टी सिस्टम इज गुड, क्या मैं ये वन पार्टी सिस्टम जो है इसको क्या सभी कंट्रीज के लिए सुटेबल रहेगा, या मैं ये बोलूँ कि टू पार्टी सिस्टम जहां पर दो पार्टीज हैं, जो मेजर पार्टीज हैं जो कि कंपीट करती हैं, और वो ही सभी देशों के लिए सुटेबल रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द सोशल एंड द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। हमारे जैसे देश में जहां पर इतने एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, इतनी डाइवर्सिटी है हमारी जैसी कंट्री में, तो यहाँ पर अगर मैं एक दो पार्टीज को हो यहाँ पर, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? बाकी जो ग्रुप हैं उनको तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगी, फिर उनके बारे में कौन सोचेगा। समझ आ रही है ना कि मतलब इतना ज्यादा हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश में। कितनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में कि उन सबको जो है रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तभी तो वो उठेंगे, तभी तो उनका विकास हो पाएगा ना, डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर हमारे देश में सिर्फ दो ही पार्टी सिस्टम होगा तो इज इट पॉसिबल? दैट्स वाई हमारे देश में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम ही सुटेबल रहेगा। बट ऑन द अनदर हैंड, अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना में जो है एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ही वहां पर चलती है। वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही वंश के लोग हैं। बेसिकली जो वहां पर है, इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। कहने का मतलब है एक ही वंश के, हंस वंश के जो है वहां पर लोग रहते हैं, और वो प्रेफर करते हैं कि हाँ, दे प्रेफर कम्युनिस्ट पार्टी। समझ आ रहा है? तो इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में ही बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है कि इट्स नॉट वेरी गुड क्वेश्चन। कि पार्टी सिस्टम जो है डिपेंड्स ऑन द कंट्री, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ द कंट्री, सोसाइटी, कि भाई कैसा जो है सोसाइटी का नेचर है, उनका वहां का सोशल और रिलीजियस डिवीजन कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, ये सब पे बातों पर इट डिपेंड्स। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है वो सुटेबल होगा सभी कंट्रीज के लिए और सभी सिचुएशंस के लिए। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, नीचे ही दे रखे हैं। लेट अस अप्लाई व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट पार्टी सिस्टम टू द वेरियस स्टेट्स विद इन द इंडिया। अब हम इंडिया के लिए ही उसकी स्टेट्स के बारे में, कुछ पार्टी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देखिए, कोई हमें दो स्टेट्स के बारे में नाम बताना है जिसमें टू पार्टी सिस्टम हो, मतलब दो पार्टीज ही हो, जैसे बीजेपी और कांग्रेस ही हो। ऐसे कोई भी दो स्टेट्स के नाम बताइए। राजस्थान है बेटा, इसमें आप गुजरात भी लिख सकते हैं, ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात आप इसमें लिख सकते हैं। फिर है मल्टी पार्टी सिस्टम विद टू अलायंसेस। अब ऐसे दो स्टेट्स बताइए जहां पर अलायंसेस बने हो, गठबंधन, मतलब गठबंधन नहीं कहेंगे, यहाँ पे एक ग्रुप बनाओ, पहले से अलायंस बनाओ, यानी दो पार्टीज ने, दो से ज्यादा पार्टीज ने जो है अपना ग्रुप बना लिया है, अलायंस बना लिया है। इसमें आप किसका उदाहरण दे सकते हैं? वेस्ट बंगाल में आप लेफ्ट फ्रंट का उदाहरण दे सकते हैं। इस लेफ्ट फ्रंट में जो है ये जो पार्टी है, इसमें 6 स्मॉल पार्टीज हैं, ठीक है। पहले महाराष्ट्र में जो था बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था,
अब नहीं है वो। अब मल्टी पार्टी सिस्टम कौन से राज्यों में है जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है? बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन से आपका होमवर्क रहेगा, आपको इन सबके आंसर्स करने हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पेज आता है, मैंने कहा था कि कार्टून डिस्क्रिप्शन वाला भी जो है हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट कार्टून नहीं है, इसके नीचे मैं अब पढ़ने जा रही हूँ। नेशनल पार्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे देश में बेटे 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, अभी रजिस्टर्ड की बात हुई थी, मैंने पीछे बताया था, तो 750 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं हमारे देश में, उसमें से जो 8 हैं वो नेशनल पार्टीज हैं। लेकिन यहाँ आपकी बुक में सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज के बारे में जिक्र किया गया है और 2 के बारे में जिक्र नहीं है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एक तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और दूसरी जो है नेशनल पीपल पार्टी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहला जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होता है, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो national political democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties: parties that are present in only one of the federal unit and the parties that are present in several or other units of the federation. This is the case in India as well. There are some country wide party which is called national party, यानी देश की पार्टी, पूरे देश में जो पॉपुलर होती है। अब सवाल उठता है कि ये नेशनल पार्टी, इस पार्टी को नेशनल क्यों कहा गया? ऐसा क्या है कि इसको नेशनल कहा गया और स्टेट नहीं कहा गया? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से बुक में से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। हर एक पार्टी को, जो भी व्यक्ति जो है, जो ग्रुप जो है, जो अपनी पार्टी बनाता है, उसको जो है रजिस्टर कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टी इक्वली बट इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज। ये पार्टीज जो, जिनको मैं नेशनल पार्टीज कहने जा रही हूँ, इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं। अब ऐसी क्या स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं भाई? देखिए, एक तो इनको एक सिंबल मिलता है, सिंबल। ठीक है ना, ये देखो, पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। यूनिक सिंबल जो होगा, जो उस सिंबल से फिर ये जानी जाएंगी। ठीक है, ये जो पार्टीज हैं फिर ये उस सिंबल से जानी जाती हैं। आगे, और ना इनको जो, इनके जो ऑफिस होते हैं ना, ऑफिस के लिए भी जो है ना, इनको वो मिल जाता है, मतलब सब्सिडी में लैंड मिल जाता है, और भी इनको बेनिफिट मिलता है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल होता है, उसकी भी इनको कॉस्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ती, सरकार इनको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इसमें पार्टीज दैट गिव दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल facilities are recognized by the election commission for this purpose। मतलब ये पार्टीज जो होती हैं ये रिकॉग्नाइज्ड हो जाती हैं। समझ आ रहा है कि ये पार्टी, सभी पार्टीज को रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन जोन सी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है उसको इलेक्शन कमीशन जो होता है वो रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, दोज हु गेट स्पेशल फैसिलिटीज फ्रॉम इलेक्शन कमीशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इसीलिए इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। इज दैट क्लियर? The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats the party must get in order to be recognized party। अब इसका ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन सी पार्टी जो है नेशनल पार्टी कब कहलाएगी। ये आपने बहुत ध्यान से समझना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
तो इसमें क्या होता है बेटे, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। देखिए क्या है बेटे, अगर मैंने अभी आपको बताया ना कि नेशनल पार्टी जो होती है वो वाली पार्टी होती है जिसको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है, जो एक इंजॉय करती है स्पेशल फैसिलिटीज। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पार्टीज के साथ भेदभाव करता है, वो सभी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन कुछ पार्टीज को स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं और उन्हीं को कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है ये अब रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और एक होती है स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ठीक है, समझ आ रहा है, यानी जो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज करा एज अ स्टेट पार्टी और नेशनल कमीशन ने रिकॉग्नाइज करा एज अ नेशनल पार्टी। ठीक, तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड हो गई है, चाहे वो स्टेट पार्टी हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो, ये कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करती हैं, कुछ इनको फैसिलिटीज मिलती हैं, स्पेशल फैसिलिटीज, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी से कुछ हटकर हो जाती हैं। जैसे कि इनको सिंबल मिलता है, जिस सिंबल की वजह से ये सारी अपनी जगह पर, अगर स्टेट पार्टी होगी तो अपनी स्टेट पे पॉपुलर हो जाएगी। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सिंबल दे गेट, और सारे देश में वो चलेगा वो सिंबल जो होगा। इनको फिर अगर ये रिकॉग्नाइज हो जाती हैं पार्टीज, तो इनको जो है सब्सिडी पे लैंड भी मिलता है कि अपना ऑफिस खोल ले। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में, कि व्हाट डू मीन बाय स्टेट पार्टी एंड व्हाट डू मीन बाय नेशनल पार्टी। देखिए, जो नेशनल पार्टी होती है, यहां से लेके यहां तक मैं पढ़ रही हूँ कि जो अ पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन द लोकसभा इलेक्शन, यानी कि पार्टी जो कि 6% वोट जीतती है, यानी लोकसभा का इलेक्शन आपको समझ आता है, जनरल इलेक्शंस जो होते हैं, जो पूरे देश के इलेक्शंस होते हैं 543 सीट्स के लिए, क्योंकि 545 नहीं कहेंगे क्योंकि 2 सीट्स आर नॉमिनेटेड होती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियंस के लिए। तो 543 सीट्स के लिए जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा के इलेक्शन, तो उसमें जो सी पार्टी 6% वोट जीतती है, या यहां पर मैं बोल रही हूं और या वो 4 स्टेट्स में, अब स्टेट्स में जब इलेक्शन होते हैं तो उनका हम नाम लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। तो जो स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, 4 राज्यों में अगर या तो वो 6% वोट जीते, या समझ आ रहा है, या तो लोकसभा के इलेक्शन में वो 6% वोट जीते, या फिर 4 राज्यों में 4 अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो 666% वोट जीते, प्लस यहां पर देखिए ये जो वर्ड है एंड जो है एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, यानी कि कम से कम लोकसभा के चुनावों में, आम चुनावों में, जनरल इलेक्शंस में 4 सीटें जीते, तो ऐसी पार्टी को हम रिकॉग्नाइज्ड करेंगे एज नेशनल पार्टी। इज डेट क्लियर कि भाई 750 जो है टोटल पार्टीज हैं, उसमें से जोन सी पार्टी इन कंडीशंस को फुलफिल कर लेगी, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रिकॉग्नाइज करेगा एज अ नेशनल पार्टी। ऑन द अनदर हैंड, अगर मैं स्टेट पार्टी की बात करूं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि स्टेट पार्टी कौन सी पार्टी बनेगी, 6% वोट्स कम से कम जीतने पड़ेंगे उस पार्टी को इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस ऑफ द स्टेट, कम से कम 6% वोट, और 2 सीटें होनी चाहिए वहां पर जीतने के लिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब हमारा जो बात आएगी, अब हमें जो करना है, 8 हमारी नेशनल पार्टीज है। अब 8 आपके बुक में नहीं मेंशन है, तो मैं आपको बीच में जो 2 पार्टीज होंगी उनके बारे में बताऊंगी। अब हमें एक एक पार्टी को लेके चलना है, इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले जो हमारी पार्टी है दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सभी इसके चिन्ह से, इसके सिंबल से
knowing you all know na the symbol of national Indian National Congress, INC. हाथ है इसका, पॉपुलरली किस नाम से प्रचलित है? कांग्रेस पार्टी से. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड. बहुत, ऐसा नहीं कि यही ओल्डेस्ट है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट. सारी पार्टी, बहुत सारी ओल्डेस्ट पार्टीज हैं, उसमें से ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है. कब इसका गठन हुआ था? 1885 में हुआ था. और आप सभी को पता होगा किसने करा था? A.O. ह्यूम ने किया था. ठीक है. हैज एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, इस पे बहुत सारे, कई बार ये टूटी है. ठीक है. इसमें जो है कई बार अलग अलग स्प्लिट्स हुए हैं. and has experience played a dominant role in Indian politics at the national and the state level for several decades after India's independence. देखिए क्या हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो 47 से लेकर 77 तक कांग्रेस ने राज करा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. उसके बाद 1977 में जो है जनता पार्टी जो है वो आई थी. उसके बाद फिर 1980 से लेकर फिर 89 तक जब राजीव गांधी जी का पीरियड था, उसमें फिर कांग्रेस का राज रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ हमारे देश में जो है कोलिशन गवर्नमेंट का, अलायंसेस का प्रचलन चालू हो गया था. फिर 2004 में जो है फिर से जो है कांग्रेस आई है. ठीक है. लेकिन फिर उसके बाद 2014 में जो है फिर बीजेपी ने एक लीडिंग पार्टी के रूप में आई, और उस अभी तक जो है बीजेपी का ही राज चल रहा है. एज ए लोकसभा इलेक्शन बीजेपी वॉन इन 2014 इलेक्शंस एज वेल एज इन 2019 इलेक्शंस, है ना. मेजॉरिटी से जीती है बीजेपी. तो अब आपने ये देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्लेज अ वेरी डोमिनेट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स फॉर सेवरल डिकेड्स. कई दशकों तक जो है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ठीक है. अब देखिए हर एक पार्टी की जो होती है ना अपनी आइडियोलॉजी होती है. एक आइडियोलॉजी होती है जिसके आधार पर वो बेस होती है. अब इसमें क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है किस किस बातों के ऊपर जोर देती है? पहली बात है सेकुलरिज्म के ऊपर जोर देती है. डेमोक्रेसी पर. सेकुलरिज्म का मतलब आपको पता है ना, सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षवाद की, यहाँ पर सभी धर्म जो हैं बराबर हैं. डेमोक्रेसी के ऊपर जोर देती है. रिपब्लिक का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जो हेड होगा जो हमारे देश का वो इलेक्टेड होना चाहिए. ठीक है. अब ये देखिए सारा मेंशन है जो मैंने अभी आपको बताया है कि रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 and then from 80 to 89. After 1989, its supports decline, but it continues to be present throughout the country, cutting across social divisions. Is that clear? A centrist party. अब यहां पर मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. सेंट्रिस्ट पार्टी, नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट. देखिए जो राइटिस्ट पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, इट इज अ राइटिस्ट पार्टी. ये राइटिस्ट कैसे है कि ये जो है पुराने कल्चर को लेकर चलना चाहती है. इट डजंट वांट एनी चेंज. वो चाहती है कि जो हमारे पुराने कल्चर्स हैं, उन ट्रेडिशंस हैं जो हमारे, जैसे इसमें एक उदाहरण देती हूँ कि ये हमारी जो संस्कृति है जो पुरानी, जैसे वसुदेव कुटुंबकम, कि जो सारा जो संसार है वो एक परिवार की तरह रहना चाहिए. ये जो कहना चाहती है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि बीजेपी की क्या टेंडेंसी है कि जो हमारे कल्चर है, जो हमारा पुराणिक जो हमारा कल्चर है, जो पुराना कल्चर है, उसको लेके चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. लेफ्टिस्ट पार्टी क्या कहती है कि नहीं, दे शुड बी अ चेंज. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है. इसकी आइडियोलॉजी जो है कहती है कि हमें ना तो सब कुछ पुराना लेके चलना चाहिए, ना हमें सब कुछ बदल देना चाहिए. ये बीच में रहती है, सेंटर है. ठीक है. आगे हम पढ़ते हैं. द पार्टी espoused secularism, welfare of weaker section and minorities. It is very important. ये weaker section के बारे में बात करती है.
गरीबों के बारे में बात करती है और अल्पसंख्यकों के बारे में बात करती है, उनके वेलफेयर के बारे में। ठीक है, 2004 में लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी थी और इसका जो अलायंस है वो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, क्योंकि ये बुक जो है आपकी पुरानी है इसलिए लिखा हुआ है करंटली लीड्स द रूलिंग यूपीए कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। अभी तो नहीं है ये, अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप ये सारा जो है लिखेंगे जो मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया है। और एक चीज इसमें ये है, सपोर्ट्स आर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये लाइन मैंने स्किप कर गई। इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद द ह्यूमन फेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसकी आइडियोलॉजी में आएगा कांग्रेस की। इसमें क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जो भी रिफॉर्म्स होंगे, जो भी आप अपने देश में सुधार करेंगे, तो किसको आपने सेंटर लेके चलना है, लोगों को लेके चलना है। यानी कि इस तरीके से सुधार लाने कि लोगों की कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। वो कैसे इम्प्रूव होंगी कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, पॉवर्टी रिड्यूस हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो। ठीक है, तो आपने ये 5-6 पॉइंट आइडियोलॉजी के उसके लिखने हैं। जो भी पार्टी के बारे में अगर आता है पेपर में तो आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिलेंगे श्योर। अब नेक्स्ट पार्टी इज द बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बीजेपी जो कि अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की। अब इसके जो फाउंडेड हुई थी, देखिए 1980 में जो है ये फाउंडेड हुई थी। सबसे पहले जो था ना, भारतीय जनसंघ थी। अब मैं आपको जो है इसकी थोड़ी हिस्ट्री में लेके जा रही हूँ बीजेपी के। सबसे पहले भारतीय जनसंघ थी जिसको फॉर्म्ड करा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। लिख लीजिए आप कि भारतीय जनसंघ थी, उसको जो है 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है बनाया था। फिर ये भारतीय जनसंघ जो है 1977 में इसको जनता पार्टी कहा गया। फिर जनता पार्टी जो है उस टाइम पर, अभी मैंने जब आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि 1977 तक जो है कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के इलेक्शन में जो है जीती है, मतलब उन्होंने राज किया है 1977 तक, 47 से लेके 77 तक, 30 साल। लेकिन उसके बाद जो है जनता पार्टी ने जो है इट्स फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, तब जनता पार्टी का आया था रूल। फिर 1980 में जाकर यही जनता पार्टी जो है इसमें कन्वर्ट हो गई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसको अब हम जानते हैं किस नाम से, बीजेपी। इज दैट क्लियर? Founded by 1980 by reviving the erstwhile Bharatiya Jansangh, wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. यही इसका मेन एजेंडा है कि जो बीजेपी की जो पार्टी है वो एक ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं जिसमें एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज को लेके चलना चाहते हैं ये, इसीलिए इसको राइटिस्ट पार्टी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये एक आ रहा है कल्चरल नेशनलिज्म, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए कई लोगों का ये मानना है कि जो बीजेपी की पार्टी है ना वो हिंदुओं के बारे में सोचती है, हिंदुत्व के बारे में सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो पार्टी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं करती है, वो ये कहती है कि कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में बात करती है। ठीक है, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। मतलब वो ये कहना चाहती है कि हमारा जो पुराने जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारा पुराने कल्चर, जो हमारे वैल्यूज हैं कि हमें जो है सबको मिल के रहना चाहिए, जो पूरे जो देश है, देश के सभी लोग जो सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वो एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है, उनको सब मिल के ही रहना चाहिए। तो मतलब जो पुराने जो कल्चर है उनको लेके चलना चाहती है। और जब वो कहती है कि इट इज अ कल्चरल नेशनलिज्म, कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने पुराने कल्चरों को लेके चलेंगे, पुराने ट्रेडिशंस नॉर्म्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो इससे जो है राष्ट्रवाद की भावना भी जो है लोगों में उभरेगी, आएगी।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। ठीक है कि भाई अगर अपनी संस्कृति को आगे लेके चलेंगे, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो इससे लोगों में देश के प्रति प्यार उमड़ेगा और उनमें राष्ट्रवाद की भावना आएगी, नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप होगी। ठीक है। इसके बाद जो बीजेपी की अगली जो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो वांट्स है, दे वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। अब तो हो ही गया ना, अब तो बीजेपी सरकार ने जो है 370 धारा हटा दी है, जिस वजह से अब जो है जम्मू और कश्मीर जो है उस पहले वहां पर जो है 370 धारा थी, तो अब इसने जो है पूरा इंटीग्रेशन कर दिया जम्मू एंड कश्मीर का विद इंडिया। ठीक है। फिर इसके बाद बीजेपी सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। अभी क्या है कि वो ये कहती है कि किसी भी धर्म के अपने अपने कानून नहीं होने चाहिए, एक ही कानून, एक ही सिविल कोड जो होता है वो पूरे देश में अप्लाई होना चाहिए। यानी कि सभी लोग अपने अलग अलग धर्म में जो है अपने अपने कानूनों को मान रहे हैं, अपने अपने लॉज को मान रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। तो इसके बाद इट सपोर्ट्स बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990, अर्लियर लिमिटेड टू northwest and to urban areas. The party expanded its support in the southeast and northeast and to the rural areas. ठीक है। came to power in 1998 जब एनडीए की सरकार थी और उसमें कई सारी रीजनल पार्टीज थी, तब 1998 में जो है ये पावर में आई थी। ठीक है। एनडीए कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी और 1999 में बीजेपी प्लस एनडीए ने गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। ठीक है। बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट ने फॉर्म करा था। तो आपको इतना डीपली नहीं जाना है, आपने बस इतना ही देखना है कि एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो है 1998 में केम टू द पावर जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है। और फिर 2004 में अभी मैंने आपको बताया था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उभरी थी एज अ लार्जेस्ट पार्टी, 2004 के इलेक्शन में बीजेपी की तब हार हुई थी, लेकिन वो एक ऑपोजिशन पार्टी का उसमें काम किया था इन 2004। ठीक है। समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। अगली जो हमारी पार्टी है वो है हमारी बहुजन समाज पार्टी। इनका चिन्ह देखिए, बीजेपी का तो चिन्ह आपको पता ही है सभी को, कमल है, तो बहुजन समाज पार्टी का जो चिन्ह है वो है हाथी। ठीक है। फॉर्म्ड इन 1984, कांशी राम जी ने जो है 1984 में इसका गठन किया था। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज। इनका जो मेन एजेंडा है ना वो यही है कि हम बहुजन समाज को जो है पावर में लाना चाहते हैं। बहुजन समाज में ये किस किस को लाना चाहते हैं? दलित को, आदिवासियों को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को और जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी है। ठीक है। इन्होंने कहां से इंस्पिरेशन, मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें किन के आइडियाज दर्शते हैं, कौन के आइडियाज होते हैं, बेसिकली किनकी टीचिंग्स हैं इनमें। साहू महाराज की, महात्मा फुल्ले की, पेरियर, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है। इन सब की जो टीचिंग्स है वो इस पार्टी की जो है मेन आइडियोलॉजी है। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ दलित एंड द ऑप्रेस्ड पीपल। ये जो है दलितों के लिए और ऑप्रेस्ड पीपल के लिए काम करते हैं। पॉपुलर कहाँ है? उत्तर प्रदेश और दूसरी स्टेट्स, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इन सब में। अब इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004, इट्स पोल्ड अबाउट 5% वोट एंड सिक्योर 19 सीट्स इन द लोकसभा। 19 सीट आई थी लोकसभा की और 5% वोट थे। ठीक है। 2004 के इलेक्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। अभी कौन है बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है? कोई बता पाएगा? मायावती जी हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब मार्क्सिस्ट है। अब मार्क्सिस्ट वाली को थोड़ा बाद में पढ़ाती हूँ, पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में ज्यादा बताना चाहूंगी, क्योंकि सीपीआई जो एम है ना, ये इसी पार्टी में से बनी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में से। ठीक है। पहले जो थी एक ही पार्टी थी सीपीआई, और सीपीआई में से ही जो है
CPI M बनी है। अब CPI की मैं बात जब करती हूँ तो पहले तो आप इनका जो है सिंबल देखिए, ये सिंबल में आपको दिख रहा है ये जो है फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हुए कि कटाई के लिए जो है यूज होता है, और ये जो है क्रॉप्स हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी ये कब फॉर्म हुई थी? 1925 में। और ये मार्क्सवादी, मार्क्सिज्म और लेनिन की बातें करते हैं, ठीक है ना, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं ये लोग, ठीक है। अब ये जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट जो है ये कम्युनिज्म से बना है। कम्युनिज्म मतलब एक कम्यून, मतलब कहने का मतलब है कि सारी जगह को, सारी लैंड को जो है मिला दो, कम्यून कर दो, और फिर जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको दो। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका एजेंडा है। कम्युनिज्म पे जो है बिलीव करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से इनकी एजेंडा है, ठीक है। आगे बढ़े। ये जो है सेकुलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसकी आइडियोलॉजी इनकी ये है। अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। देखिए कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म दोनों एक अलग बात है। कम्युनलिज्म जो होता है वो होता है सांप्रदायिकता, और सक्सेशनिज्म होता है अलग होना, ठीक है। मतलब ये जो है ये अपोज करते हैं कि देश का कोई भी हिस्सा जो है वो देश से अलग नहीं होना चाहिए, इस बात से ये अपोज करते हैं। और ये सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बेटे क्या होता है कि जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं और दूसरों धर्म के लोगों को ऊपर अपनी बातों को थोपना चाहते हैं, एंड दे वांट कि हमारे धर्म के आधार पर जो है ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, या हमें जो है ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब इनटॉलरेंस की भावना रखते हैं वो दूसरे धर्मों के लिए, और अपने धर्म के लिए इतने ज्यादा वो कंजर्वेटिव होते हैं कि भाई हमारे धर्म को जो है ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, हमारे धर्म को जो है ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। तो ऐसी फीलिंग को हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो कि 1925 में जो है फॉर्म हुई थी, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के व्यूज पे जो है बिलीव करते हैं, तो इट अपोज्ड द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किन लोगों को प्रमोट करते हैं? वर्किंग क्लास को, फार्मर्स को एंड पुअर को। लेकिन क्या हुआ था 1964 में, इसमें स्प्लिट हो गया था, इसमें दरार पड़ गई थी, जिससे सीपीआई एम जो है वो अलग हो गई थी पार्टी, जो मैंने अभी आपको कहा ना, जो मैं अभी बाद में आपको उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। सिग्निफिकेंट कहां पर है ये पार्टीज? इन दी स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सपोर्ट बेस है ग्रेजुअली डिक्लाइन, इट्स इक्वल टू 1.4%। ये सब आपको लर्न करने की इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी ये करंटली जो है सपोर्ट करती है यूपीए गवर्नमेंट को फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। यूपीए गवर्नमेंट को जो है ये सपोर्ट करती है। इसको जो है लेफ्ट फ्रंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहते इस सीपीआई के अकॉर्डिंग ये है कि जितनी भी लेफ्ट पार्टीज है ना, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट बनाना चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब मैं बताती हूँ आपको सीपीआई एम। देखिए सीपीआई एम जो है डेट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इसमें भी देखिए वही दरारी दे रखी है और हथौड़ा दे रखा है, मतलब वर्कर्स और फार्मर्स दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है ये पार्टी। ये पार्टी उसी में से निकली है, सीपीआई में से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में से। जो इनकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी काफी हद तक सेम है। ये भी जो है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म पे बिलीव करते हैं। ये भी सपोर्टर है सोशलिज्म के, समाजवाद के, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी के, इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि अगर आपने जो है एक सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लाना है देश में, तो वो एक मेन जरिया जो है वो इलेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। कहाँ कहाँ ये पॉपुलर है? वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक बात और कही गई है, इसमें जो है इंटेलिजेंसिया,
ये क्या होता है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग, उनको बोला गया जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल आप जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज डेट अलाउ, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज डेट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। ये जो है इस बात के अगेंस्ट है कि जो बाहर का देश का जो पैसा है ना, वो अपने देश में नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फ्री फ्लो हो रहा है ना फॉरेन कैपिटल का, बाहर का देश का पैसा, क्या बाहर के देश के लोग यहाँ पर आकर क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर जितना भी प्रॉफिट होगा, जितनी भी कमाई होगी, वो अपने देश में ले जाएंगे, हमारे ऊपर थोड़ी ना खर्च करेंगे। तो ये इसके अगेंस्ट है। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमने 1991 में लिबरलाइजेशन की अडॉप्ट करी थी, ग्लोबलाइजेशन की, तो ये इसके अगेंस्ट है कि भाई इस तरीके से फॉरेन कैपिटल गुड्स का फ्री फ्लो नहीं होना चाहिए कंट्री में, कि बाहर का सामान आ रहा है और यहाँ पर आराम से बिक रहा है। तो अगर ऐसे होगा तो हमारे जो देश का जो वर्कर्स होंगे या जो हमारे देश के जो फार्मर्स होंगे, उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वो कैसे जी पाएंगे, बेसिकली दे थिंक अबाउट दैट। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जो है अपोज करा है। ये भी सपोर्ट करते हैं यूपीए गवर्नमेंट को फ्रॉम आउटसाइड विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। ये फ्रॉम आउटसाइड ना, मतलब गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, बट दे सपोर्ट। ठीक है।